नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा लाइव शो जहां पे हम बात करते हैं क्रिप्टो के बाजार की और समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन किस तरफ चल रहा है, बाकी बड़े कॉइन्स किस तरफ चल रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी दुनिया जो खड़ी हो गई है क्रिप्टो के बाजार की। वहाँ क्या हलचल है, किस तरीके की खबरें आ रही हैं और किस तरीके से लोग वहां पे मुनाफा कमा रहे हैं, पूंजी को बढ़ा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं और इसी क्रम में आज जो खास मेहमान जुड़े हैं वो बड़ा नाम है क्रिप्टो की दुनिया के और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। पुष्पेंद्र थैंक जी यू वेरी शायद मच, आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, और इस नए साल में और नया शो पहली बार आपके साथ में कर रहे हैं और इनफैक्ट कुछ हमने ब्रेक भी लिया हुआ था तो वापस से क्रिप्टो के सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और लेकिन क्रिप्टो का बाजार जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर में कहीं एक रुक सा गया है, कहीं थम सी गई है उसकी रफ्तार। कैसे देखते हैं इसको और क्या लगता है कि ये अच्छा है, बुरा है या नॉर्मल है? सो बेसिकली यहाँ पर मार्केट की एक साइकिल है और साइकिल के अंदर क्या है कि देखो हमेशा कभी क्या है कि बुलिश ट्रेंड नहीं चलता। तो मार्केट पिछले काफी लंबे टाइम से बुलिश मोड के अंदर थी। काफी अच्छा मार्केट ने पिछले काफी लंबे टाइम में परफॉर्म किया। अब यहाँ पर एक साइकिल है, साइकिल के अंदर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी थी, जैसे ओमिक्रॉन की नेगेटिव न्यूज हो गई यहाँ पर। और भी वर्ल्ड वाइड कई जगह रेगुलेशन की बात चल रही थी। इंडिया के अंदर क्रिप्टो बिल का भी डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंदर क्या है कि काफी सारे नेगेटिव प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन की बात चल रही थी। तो कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स है, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के अंदर एक करेक्शन है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो कि सारी मार्केट के अंदर करेक्शन है। क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो थोड़ा हाईली वॉलेटाइल है। शेयर मार्केट के अंदर अगर 5% करेक्शन होता है तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर 20-30% तक करेक्शन हो जाता है। जस्ट मैं इसे नॉर्मल करेक्शन की तरह देख रहा हूँ। और हम ऑल ओवर देखें अगर पिछले साल से, तो हम यहाँ पर काफी ऊपर हैं ऑलरेडी, अब अभी भी इस मार्केट के अंदर। जी, जी। और ये तो निश्चित रूप से एक फैक्ट है, सबको पता है। इनफैक्ट कल हमारे साथ में एक मेहमान थे क्रिप्टो के, तो वो तो कह रहे थे कि अगर क्रिप्टो में अगर 20% की गिरावट है, तो इसका मतलब इसको आप शेयर बाजार के 2% की गिरावट से कंपेयर करें, तो करीब करीब 10 गुने का डिफरेंस को मान करके चलिए। तो क्योंकि उस तरीके की चीज़ है। लेकिन सर बहुत लोगों का पोर्टफोलियो जो लाल निशान में है, कुछ लोगों का, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हाँ शायद ये उन लोगों का है जिन्होंने पिछले जब एक यूफोरिया सा चला और ज्यादा तेजी और बहुत ज्यादा खबरों के अंदर में, चाहे वो रेगुलेशंस को लेकर के बहुत सारी और चीजों के चलते जब चर्चा में आ गया क्रिप्टो का बाजार, तो उस समय जो लोग एंटर किए हैं पिछले 3 से 4 महीने के अंदर में या 2 से 3 महीने के अंदर में, वो कहीं थोड़ा सा नुकसान देख रहे हैं। उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? स्टॉक से बाहर आ जाए, वो कॉइन से बाहर आ जाए, लॉस बुक करें, बने रहें, एक्यूमुलेट करें, एवरेजिंग करें, क्या करें? क्या रणनीति होनी चाहिए? सो देखो, मेरा मानना है जब तक आप सेल नहीं करते, जब तक आपका लॉस नहीं है। अभी मार्केट के अंदर एक तरीके से यहाँ पर मार्केट माइनस के अंदर है, आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। तो अगर ऐसे में सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब बिटकॉइन के अंदर हम यहाँ पर हमेशा लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर कभी भी किसी मार्केट के अंदर, जैसे जब हम एफडी करते हैं तो हम वहां पर ये सोचते हैं कि 5 ईयर का 7 ईयर बाद यहाँ पर क्या है कि हम अपनी एफडी को ब्रेक करेंगे या 10 ईयर बाद ब्रेक करेंगे। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि हमने आज पैसा लगाया और 4 दिन बाद क्रिप्टो डाउन हो गई, तो हम वहां पर निकलने की सोचेंगे, एग्जिट करने की सोचेंगे। आपसे पहले जब बिटकॉइन 69 की चल रहा था, तो हम यहाँ पर सभी ये प्लान कर रहे थे कि डाउन आए। बहुत सारे यूजर पूछते थे कि डाउन आए तो हम बाय करें, कब डाउन आएगा, कब डाउन आएगा। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और अगर आपने बहुत ऊपर की बाइंग करी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें एक डीसीए यहाँ पर करना चाहिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहिए। और अपना जो पोर्टफोलियो उसको एवरेज आउट करेंगे, या एसआईपी के थ्रू हम यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर और ज्यादा एकोमुलेट करें, जिससे कि जो हमारी बाइंग है वो यहाँ पर क्या है कि एवरेज आउट हो सके। और जैसे ही यहाँ पर एक नेक्स्ट रैली हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल के ऊपर रिकवर कर पाए। और ठीक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना चलें। शॉर्ट टर्म के अंदर पंप बॉटम होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर कई बार ऐसे क्राइसिस आए हैं। अगर हम लास्ट टाइम की ही बात करें तो $29,000 के आसपास तक बिटकॉइन हिट हो गया था। उसके बाद में 29 से 69 बिटकॉइन गया। तो मार्केट का अगर पूरा साइकिल देखोगे, पूरा चार्ट देखोगे, तो ऐसे मार्केट के अंदर ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले बहुत बड़े-बड़े अप एंड डाउन आए हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मीडिया के अंदर ऐसी भी न्यूज़ भी चली है कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू ज़ीरो। सो ये मार्केट का साइकिल है। मार्केट के अंदर ऐसे अप डाउन चलते रहते हैं। और काफ़ी जो यहाँ पर टूरिस्ट वाले होते हैं, वो क्या है कि इस मार्केट के अंदर एग्ज़िट हो जाते हैं और वो लॉस बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है। और पुष्पेंद्र जी जिस लेवल्स की याद दिला रहे हैं, वो जुलाई 2021 के लेवल्स की कह रहे हैं सर, 29-30 हजार के आसपास तो हाँ, पीक। जो जुलाई जुलाई वाले लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए बिल्कुल अभी हम लगभग उसी एरिया के अंदर
उस एरिया से बल्कि हम काफी ऊपर हैं अभी भी, 29 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन पहुंचा था। जी, तो अब फिर मुद्दे का सवाल यही है सर कि ये जो लेवल्स हैं जिन पे अभी हम देख रहे हैं, क्या लगता है बॉटम हो गया है और ये अपने उस पे आ गया है जहाँ पे सपोर्ट लेवल्स के आसपास, या अभी और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन का एक बॉटम लगा था 39,600 के आसपास, वहां से एक फास्ट रिकवरी हुई और अभी यहाँ पर जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ $42,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तो अभी जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन ने 39,600 से बाउंस बैक दिखाया और बिटकॉइन यहाँ पर अभी 40 प्लस यहाँ पर, या आप कह सकते हो 41 प्लस एटलीस्ट 1 वीक होल्ड करता है, तो हम यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन की करंट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पर $45,000 के आसपास। पिछले एक महीने से बिटकॉइन बार बार 45,000 होल्ड कर रहा था, कई बार ऐसा हुआ कि 45,000 से बिटकॉइन ने यहाँ पर कंटिन्यू बाउंस बैक लिए, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर 45,000 वाली जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो गई। ओमिक्रॉन के बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज थी और भी पूरे वर्ल्ड वाइड से कई सारी नेगेटिव न्यूज एक साथ हमें देखने को मिली। इनफैक्ट कजाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पर माइनिंग हो रही थी, वहां पर कुछ रायोट्स वगैरह, दंगे वगैरह हो गए, तो वहां पर जो बिटकॉइन की सबसे ज्यादा हैशिंग पावर वहीं से आती है। वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर का कंट्री है हैशिंग पावर के मामले में, तो वहां पर इंटरनेट वहां पर बंद रहा 48 आवर्स के आसपास, तो वहां से भी एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली और जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो एक करेक्शन तो यहाँ पर लगा। बट मैं अभी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स अभी हमें यहाँ पर 36 तक देखने को मिल सकता है अगर 39 ब्रेक हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे आप जो कह रहे हैं उसको मैं एक लाइन में अगर समराइज करना की कोशिश करूं, तो आप ये कह रहे हैं अगर ये यहाँ से टूटता है 39 के नीचे जाता है तो नीचे के लेवल्स कहाँ 36 तक देख रहे हैं या 39 तक देख रहे हैं? सो नीचे का लेवल जैसे 39 ब्रेक हो जाता है तो होता क्या है कि क्रिप्टो के अंदर एक जो विक लगती है ना, वो बहुत बड़ी विक लग जाती है कभी कभी फ्यूचर ट्रेड वालों को लिक्विडेट करने के लिए। तो हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर हमें यहाँ पर 34 36 वाला एरिया देखने को मिले, लेकिन वो एरिया यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म का होगा और क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेल्स यहाँ पर मार्केट के अंदर वेट भी कर रहे हैं कि कैसे भी और भी यहाँ पर क्या डिप के अंदर हम हाई प्राइस तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेट करें। तो मैं मैक्स टू मैक्स अभी यहाँ तक का टर्म देख रहा हूँ, उससे ज्यादा अभी मुझे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। और कोई यहाँ पर जो नेगेटिविटी थी एक तरीके से क्या है, ओमिक्रॉन के भी केस अब आई थिंक ये भी नॉर्मल की तरीके से इसको बहुत ज्यादा हम मतलब बड़े लेवल के ऊपर अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत जो रिएक्शन आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन सब। पुष्पेंद्र जी, अगर मैं ये कहूँ कि 39 के अगर नीचे गया तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी के चलते आप कह रहे हैं 36 35 34 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक आ सकता है, ये एक चीज हुई। ऊपर की तरफ हम क्या ये मान लें, अगर मैं इसमें एक लाइन जोड़ूं कि 45 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम वापस से बुल रन के अंदर में आ जाएंगे? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि 45 की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा पिछले एक महीने यहाँ पर 45 से बाउंस बैक मिलता रहा। जो 45 की एक तरह से सपोर्ट थी वो बन चुकी है अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और जब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है उससे ऊपर हम आ जाएंगे तो एटलीस्ट हम यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। हम यहाँ पर एक तरीके से जो हमारी ट्रेड होंगी और यहाँ पर जो एक तरह से बुलिश मोमेंट स्टार्ट होगा वो 45 प्लस ही होगा। उससे पहले अभी यहाँ पर साइडवेज के अंदर है, और जब एक तरह से फोमो क्रिएट होता है क्रिप्टो के अंदर, फिर जो बियरर्स होते हैं ना, जो यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं सेल करने का और जिन्होंने सेल भी कर दिया होता है, वो भी क्या है कि बाय करने लगते हैं और यहीं से असली फोमो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ के लेवल्स 39 के अगर नीचे जाता है तो एक फ्लक्चुएशन के चलते 36 35 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की तरफ चल करके और 45 के ऊपर में रुकता है, सस्टेन करता है, काम करता है, कुछ समय बिताता है, तो एक बार को एक अच्छा बुलिश ट्रेंड वापस से इंटैक्ट हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर में, और ये रहा है। ठीक है, एक अच्छा चीज और ऐड भूपेंद्र करना चाहूंगा इसमें। जी जी अभी हम यहाँ पर क्या है कि वीकली क्लोज जो यहाँ पर वीकली क्लोजिंग है वो भी अगर यहाँ पर 42 प्लस होती रहती है, 40 प्लस होती रहती है, तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिश सिनेरियो ही है। लेकिन यहाँ पर मार्केट एक तरह से आप हम यहाँ पर एटलीस्ट क्या है कि 10-15 डेज यहाँ पर साइडवेज वाला एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि हम कंफर्ट एरिया में हैं अगर हमारी हाँ वीकली बिल्कुल क्लोजिंग 40 से 42 के ऊपर में रहती है, क्योंकि एक एक बड़ी भीड़ है एनालिस्ट की जो कि 40 को सपोर्ट लेवल मान रही है। लेकिन बिल्कुल मैं आपके साथ फिर भी इसलिए एग्री कर रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी होती है कि वो 40 के सपोर्ट लेवल को भी कभी कभी पकड़ते पकड़ते 39 हो जाता है। तो वो बिल्कुल जिस तरीके से क्रिप्टो काम करता है तो उसके अंदर में ये वाले लेवल्स को शायद उतना आसपास के लेवल्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर 42 के आसपास हम काम कर रहे हैं तो ठीक है कि 40 कहना एक चीज है, लेकिन
शायद हो सकता है उसके थोड़ा सा नीचे, और अगर उसके थोड़ा नीचे में 39 को नीचे ब्रेक कर लिया तो शायद और नीचे के लेवल भी एक झटके में आ सकते हैं। लेकिन फिर वहां से एक आप कह रहे हैं कि शायद फिर बाइंग आ जाएगी, और वेल्स बैठे हैं बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो लेवल्स मिलता है तो उनको, तो वो वहां पे भी एंट्री करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एग्जैक्ट लेवल तो यहाँ पर कभी होता ही नहीं है क्रिप्टो के अंदर। हाँ, $1000 तो आपका ऐसे है कि एक वीक लगी आपकी तो $1000-2000 का तो नॉर्मल आप एवरेज लेके चलो। अगर कोई 40 की बात कर रहा है तो ये समझ लो 40 और 30 की बात हो रही है वहां पर, 40 और 38 की। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। तो ये मान के वही चलना चाहिए कि हाँ वो उतने बफर आप लेकर के चलें कि जब कोई लेवल्स बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके नीचे और उसके ऊपर इतने दूर तक आपको रेंज प्लस माइनस लेकर के चलना होगा। पुष्पेन जी, वापस आता हूँ उस चीज पे जो आप बता रहे थे माइनिंग को लेकर के, और उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें आ रही हैं। वो खबरें बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की आ रही हैं। चाइना से अलग तरीके की आई, वहां बैन और फिर कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, शिफ्टिंग हो रहा है। यूएस के अंदर में क्रिप्टो माइनिंग को लेकर के कुछ अलग चीजें हो रही हैं। ब्राजील से कुछ अलग तरीके की खबरें आ रही हैं, और ये जो यूक्रेन और तजाकिस्तान वाले आप जो कह रहे हैं, ये भी अलग चीजें हो रही हैं। मैं एंड रिजल्ट समझना चाहूं अगर, तो क्या हो रहा है? क्या क्रिप्टो की माइनिंग कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई है और उसके चलते सप्लाई में दिक्कत आ रही है, सप्लाई कम हो रही है? और अगर किसी चीज की सप्लाई में कमी आती है तो उसका भाव बढ़ता है, वो क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर, और काफी इंपोर्टेंट आपने ये सवाल पूछा। पहले सबसे जो ज्यादा माइनिंग होती थी वो होती थी चाइना से। और चाइना के अंदर क्या हो रहा है अभी, चाइना ने माइनिंग के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिप्टो को कई बार बैन कर दिया है। और मतलब 100 टाइम तो मैं सुन चुका हूँ न्यूज के अंदर कि पिछले वो लगभग 2015 से माइनिंग को, कभी क्रिप्टो को, कभी वॉलेट्स को, कभी एक्सचेंज को बैन करते हुए चाइना यहाँ पर चल रहा है। तो चाइना के अंदर यहाँ पर कंप्लीट शटडाउन किया उन्होंने माइनिंग का, और फिर अब की बार काफी बड़ा एक्शन लिया, जिसके अंदर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो माइनिंग है वो काफी इम्पैक्ट हुई। जो बड़े-बड़े माइनर्स थे, उनकी जो मशीन्स थी, माइनिंग मशीन थी, माइनिंग हार्डवेयर थे, जो डिवाइसेस थे, उनको कहीं न कहीं यहाँ पर रोलर्स के द्वारा उन पर रोलर चला दिए गए। उनके ऊपर क्या है कि आप कह सकते हो कि कई सारे माइनर्स के साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई, जिसकी वजह से क्या है कि माइनिंग मशीन या माइनिंग बिज़नेस आप कह सकते हो चाइना की तरफ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ऐसे में क्या है कि यूएस ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा, और यूएस ने क्या किया, उन जो चाइना के माइनर्स थे, उनको लोकेशन दी और उनको साथ के साथ इंफ्रा प्रोवाइड किया और उनको वहाँ पर इनवाइट किया। तो बहुत सारे जो चाइनीज़ माइनर थे, जो चाइना के अंदर काम कर रहे थे, वो शिफ्ट होने लग गए यूएस के अंदर। और जब कोई शिफ्टिंग करता है, अगर आप भी आज इंडिया से सिंगापुर की जाना चाहोगे या सिंगापुर शिफ्ट होना चाहोगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप वहाँ पर एक बैकअप तैयार करोगे कि मेरे पास में एक प्री प्लान होना चाहिए। आप वहाँ पर जो अभी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपके पास में मनी है, आप या फिर आपके पास में कोई ऐसे रिसोर्स है, आप उसको सेल आउट करने की कोशिश करोगे। और माइनिंग का क्या है कि जो बिज़नेस है, वो एक तरीके से माइनिंग के अंदर हमें जो रिवॉर्ड मिलते हैं, वो बिटकॉइन के अंदर मिलते हैं, क्रिप्टो के अंदर मिलते हैं। तो वहाँ पर एक क्रिप्टो की सेलिंग हुई अच्छी खासी। और अब क्या है कि एक तरह से चाइना के अंदर सब कुछ सेटल हो चुका है। कजाकिस्तान बहुत सारे माइनर्स ने मूव किया। यूएस के अंदर बहुत सारे माइनर्स ने यहाँ पर मूव किया। चाइना के अंदर अब इतना ज़्यादा बिज़नेस माइनिंग का नहीं रहा है। तो अब परमानेंट यहाँ पर क्या कि आप कह सकते हो कि माइनिंग का जुगाड़ हो चुका है। ये लोग यूएस के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ माइनिंग का इंफ्रा बिल बनना है, और उस बिल की वजह से क्या है कि एक तरीके से जब कोई चीज़ रेगुलेट हो जाती है, तो वहाँ पर एज़ आप उसको बिज़नेस की तरह कर सकते हो, एक सर्टेन अमाउंट टैक्स भी पे कर सकते हो, और माइनर्स को भी वहाँ पर एक कम्फर्ट ज़ोन मिल रहा है। तो अब माइनिंग का जो काम था, अभी तक जो चीज़ें थी, जो डिस्टर्ब हुई थी, वो कहीं न कहीं अब यहाँ पर रिस्टोर हो गई हैं, और दोबारा से हैशिंग पावर यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जैसे पहले था, वैसे यहाँ पर चल रहा है। आपने दूसरा यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करी, तो प्राइस के बारे में मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया। वहाँ से जब चाइना पे से उन्होंने क्या की मशीन सेल करी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, पासपोर्ट, वीज़ा, अगर पूरे सब कुछ यहाँ पे लगवाएँगे तो बहुत सारी कॉस्टिंग आती है, तो माइनर्स ने वहाँ पर एज़ अ रिवॉर्ड वहाँ पर बिटकॉइन सेल आउट किए। तो अब धीरे-धीरे वो बिज़नेस है, और फिर माइनर्स क्या है कि हार्डवेयर भी अपना अपग्रेड करते हैं हर ईयर। तो एक यहाँ पर माइनिंग के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिली, और ये शॉर्ट टर्म वाली है। और अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से माइनिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर चल रही है। ठीक ठीक है। और इसी में एक सवाल और जोड़ लेता हूँ पुष्पेन जी, जो आपके लिए पर्सनल है। मैं जितना जानता हूँ या कुछ आपके वीडियोस को फॉलो कर रहा था, तो आप भी माइनिंग रिग बनाते हैं या माइनिंग रिग पे काम करते हैं, मतलब आप भी यूज करते हैं, और कुछ माइनिंग आप भी, आपने शायद सेटअप लगा रखा है। सो बेसिकली इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि लगभग स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करी थी। तो 2016 के अंदर मैं माइनिंग करता था। जीपीयू माइनिंग थी मेरी, इथेरियम रेल्स वगैरह हम 2017 के अंदर मैंने अच्छे खासे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर माइनिंग मशीन लगाई हैं, और अभी भी माइनिंग मशीन चल रही हैं।
तो जो हमारी माइनिंग है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर जीपीयू माइनिंग करते हैं, ऐसे बिटकॉइन वाली माइनिंग नहीं करते। तो कभी हम इथेरियम के ऊपर करते हैं, कभी इथेरियम क्लासिक के ऊपर करते हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट कॉइन के ऊपर करते हैं। सो माइनिंग काफी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आज के टाइम में माइनिंग के अंदर जो इंडिया के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है, आप कह सकते हो माइनिंग हार्डवेयर है, वो बहुत कॉस्टली हो गए हैं। वो कॉस्टली होने के 2 रीज़न हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि पहले क्या होता था कि फ्लाइट जाती रहती थी और फ्लाइट का आना-जाना कोई भी मतलब नेहरू प्लेस में है, तो नेहरू प्लेस वाले वो भी क्या है कि चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, जो जो भी चीज़ें, वो सब बाहर से होती हैं। तो जो ये एक तरीके से कोविड वाली सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए और माइनिंग के जो ग्राफिक्स कार्ड है, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब उस लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं रही इंडिया के अंदर माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी काफ़ी है। पहले कुछ एरिया के अंदर ऐसा भी होता था कि आप एक सर्टेन अमाउंट पे करो मंथली और वहाँ मीटर-वीटर का सब हो जाता था। तो लोग ऐसे उन्होंने बहुत माइनिंग सेट करी। अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बड़े लेवल के ऊपर नहीं है, क्योंकि ईटीएस 2.0 आने वाला है, फिर उसके बाद में माइनिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी काफ़ी। ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन आपने जो अभी जो माइनिंग करते हैं, क्या अभी एंट माइनर्स वगैरह यूज़ करते हैं या सिर्फ जीपीयू बेस्ड है? नहीं, बेसिकली अभी मेरा फ़ोकस ज़्यादातर स्टैकिंग, ट्रेडिंग और इन सब के ऊपर ज़्यादा है और माइनिंग के ऊपर अभी नहीं है। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आज के टाइम में हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। एक टाइम माइनिंग का ट्रेंड था, माइनिंग के अंदर अच्छा पैसा बन रहा था। आज के टाइम में मैं यहाँ पर गेमिफाई, वेब 3 इन सब के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ और इन सब के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर मुझे माइनिंग से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा फ़ोकस अभी इस साइड ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिव की बात है बेसिकली कंपैरिजन में अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हुँ। क्यों माइनिंग करना है? क्योंकि माइनिंग के अपने हैसल्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होनी चाहिए, हार्डवेयर महँगा होता चला जा रहा है, तो वो फिज़िबिलिटी नहीं आ रही है और उतना प्रॉफिटेबल नहीं बच रहा है वो बिज़नेस, जितना कि पहले हुआ करता था। तो आप ये कह रहे हैं कि अब बिल्कुल। इसलिए आपने बिल्कुल शिफ्ट कर और लिया। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आज के टाइम में स्टैकिंग भी है। जैसे कि आपके पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेरियम है, आपके पास में कुछ टोकन है, आप उनको डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के ऊपर स्टैकिंग कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जिनके अंदर 50%, 60%, 70% ईयरली रिटर्न है। तो इतना क्या है कि अगर हम माइनिंग हार्डवेयर से देखें, तो हमारा 1 डेढ़ से डेढ़ साल तो माइनिंग की जो हार्डवेयर है, उसकी कॉस्टिंग निकालने में लग जाता है। हुँ। सो कहीं न कहीं मैं यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख रहा हूँ, वो स्टैकिंग और इन फार्मिंग, लिक्विडिटी प्रोवाइडर इन सबको मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप उससे अच्छा है बिटकॉइन या इथेरियम जिसकी स्टेकिंग होती है और अलग-अलग एक्सचेंजेस में और अलग-अलग तरीके के रेट्स हैं। लेकिन वो करके कर दिया जाए तो वो डबल प्रॉफिट दे देगा, वो आपको स्टेकिंग के भी पैसे देगा और साथ में उसके वैल्यूएशन जो बढ़ रहा है वो भी बढ़ेगा, उसका भी पैसे मिलेंगे आपको। बिल्कुल। जी, बढ़िया है। ठीक है, तो ये तो हुई माइनिंग से रिलेटेड, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं वो सारे दर्शकों के वही सब मुद्दे की बात। अभी कहाँ है मौका प्रॉफिट बनाने का? कौन से कॉइन्स पे आपकी नज़र है? सो बेसिकली इस ईयर मैं यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोकस कर रहा हूँ यहाँ पर वेब 3 कॉइन्स के ऊपर। क्योंकि वेब 3 एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में क्या है कहीं न कहीं एक फोमो क्रिएट हो चुका है। जो पहले क्या है कि डॉट नेट डेवलपर थे, जावा डेवलपर थे, पीएचपी डेवलपर थे या जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी काम कर रहे थे, जेक्वेरी के ऊपर अभी ये क्या है कि जो सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर भी वेबसाइट बना रहे हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट लर्न करके और यहाँ पर क्या है कि सॉलिडिटी और इन सबको लर्न करके यहाँ पर वेब 3 के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हमें वेब 3 की एक अच्छी खासी हाइप दिखेगी और इंडिया के अंदर जो गेमिंग यहाँ पर इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बूम करने वाली है। तो वेब 3 गेमिंग वाले प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर जो यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनके उनमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पैसा डाला जाए और उन्हीं को मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा और उनका प्राइस भी यहाँ पर मार्केट डाउन है, तो सबका प्राइस यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसे कॉइन्स को यहाँ पर एक्युमुलेट किया जाए जो वेब 3 इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे हम थेटा की बात करें, जैसे हम यहाँ पर ऑडियो की बात करें, जैसे हम ब्लॉकटोपिया की बात करें, तो ये सब क्या है कि कॉइन ऐसे कॉइन है जिनके अंदर काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड भी है और मेरे हिसाब से क्या है कि इनको हमें यहाँ पर एक्युमुलेट करना चाहिए। अगेन यहाँ पर अपनी रिसर्च भी यहाँ पर ज़रूर करें। जी, ठीक है। लेकिन आपने एक कैटेगरी बता दी है और आप ये कह रहे हैं कि वेब 3 अब जो जैसे अभी पिछले कुछ समय तक जो मेटावर्स चल रहा था उसका नेक्स्ट लेवल, लेकिन मेटावर्स में भी अभी स्कोप है सर? मेटावर्स में स्कोप है, लेकिन मेटावर्स क्या है कि अभी जैसे हम मेटावर्स की जब बात करते हैं, तो एक तरीके से क्या है कि ये लॉन्ग टर्म वाला प्लान है। वेब 3 क्या है कि बिल्कुल रेडी है और मेटावर्स वाले कॉइन भी काफ़ी डाउन है और कई सारे मेटावर्स के कॉइन्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर प्लान आउट कर सकते हो। और अभी मेटावर्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन मेटावर्स थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करेगा क्योंकि एक तरीके से वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। आप कह सकते हो इंटरनेट के ऊपर की दुनिया। बिल्कुल थोड़ा-सा वो अभी यहाँ पर उस चीज़ को इंडस्ट्री को ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन वेब 3 की ज़्यादा डिमांड है और या आप इनको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है।
तो ये राय है पुष्पेंद्र जी की। तो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कि मेटावर्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। वो एक ठीक है, एक ट्रेंड एक समय में आ गया जब फेसबुक ने अनाउंस किया, और उसके बाद बहुत सारी कंपनी उसके अंदर में कूद गई। तो खबरों के चलते हर दिन आपको कहीं ना कहीं मेटावर्स मेटावर्स सुनने को मिल रहा है। कभी सैमसंग कुछ कहता है मेटावर्स से रिलेटेड, कभी फेसबुक कुछ कहता है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो, और जितने भी टेक जायंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं मेटावर्स में कूद रहे हैं। लेकिन उस अनाउंसमेंट लेवल्स ही हैं अभी तो। अब उसको कन्वर्ट होने में, उसको इन रियलिटी आने में समय ज्यादा लगेगा। लेकिन उससे पहले वेब 3 जो है वो प्रेजेंट है, वो ऑलमोस्ट हियर है, और वो शुरुआत हो रही है वेब 3 के। फिर से एक बार सर कुछ एक कॉइन्स, टॉप कॉइन्स बताइए जहां पे, जिन पे नजर रखनी चाहिए। सो बेसिकली अभी अगर हम मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स में तो मैं माना, सैंड और इन सबको देख रहा हूँ। और अगर वेब 3 की बात करें तो वेब 3 में मैं डॉट कॉइन को देख रहा हूँ। डॉट कॉइन काफी बुलिश कॉइन है और अभी भी उसका प्राइस आई थिंक 24 के आसपास यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। आई थिंक 25 के आसपास चल रहा है अभी। तो ये जी। कॉइन अगर हमें 25 to 20 भी अगर हम इसको अक्यूमुलेट करते हैं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है इस कॉइन के अंदर। और ये कॉइन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि काफी बुलिश कॉइन है और काफी लंबे टाइम से मार्केट के अंदर है। सो मैं यहाँ पर पहला कॉइन यहाँ पर ये देख रहा हूँ और मैं एक बार अपनी तरफ भी यहाँ पर एक बार चार्ट खोल लेता हूँ जिससे क्या है कि मुझे यहाँ पर अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पर प्राइस भी दिख पाए। जी। सो दूसरा मैं यहाँ पर थीटा कॉइन, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। जो अभी हम यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रलाइज यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेम ये पर्टिकुलर कॉइन यहाँ पर सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज वेब स्ट्रीमिंग को। सो इसके अंदर भी मैं काफी बुलिश हूँ और काफी लंबे टाइम से कॉइन मार्केट के अंदर है और ये पहले से ही वेब 3 है। कुछ कॉइन तो ऐसे हैं जो अभी आके वेब 3 हो गए। और एक हमने यहाँ पर बात करी थी लास्ट टाइम लिंक के बारे में, और जब लिंक का प्राइस चल रहा था $18 के आसपास, $18 to $19 के आसपास, और उसके बाद में वो $27 के आसपास, लगभग आप कह सकते हो 50% का यहाँ पर हमें पंप देखने को मिला था। ये हमने लास्ट सेशन के अंदर बात करी थी इसके अंदर। जी। तो ये भी यहाँ पर काफी काफी लॉन्ग टर्म का कॉइन है। लिंक कह रहे हैं? हाँ जी, लिंक। सो लिंक अभी $23 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, $23.60। और अगर जी। ये हमें अंडर 20 मिल जाता है या 21 भी, अंडर 21 भी मिल जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म का कॉइन है। और वेब 3 में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में भी ये बहुत पुराना कॉइन है और इसके काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ पुष्पन जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिप है, ये मौका है ऐसे वाले स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को खरीदने का, और उसमें जो प्रायोरिटी है वो आपकी वेब 3 पे है, क्योंकि वेब 3 में आप जल्दी रिकवरी और ज्यादा तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक चीज होती है ना सर, जब हम मार्केट के अंदर, जब हमें डिप के अंदर अच्छा कॉइन मिल रहा है तो हम अच्छे कॉइन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, रेदर देन कि यहाँ पर ऐसे कॉइन के ऊपर फोकस करें जिनके अंदर परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रहती जब मार्केट पंप होता है। क्योंकि ये कॉइन जब सब पंप हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में जो सेकंड लेवल के कॉइन है वो यहाँ पर क्या परफॉर्म करते हैं। सो बेटर है जब हमें अच्छे कॉइन ही उस प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं इस डंप की वजह से। आज के टाइम में हमें इथेरियम जैसे कॉइन यहाँ पर अगर कम प्राइस के ऊपर मिलते हैं, सोल जैसे कॉइन हमें कम प्राइस के ऊपर मिलते हैं, तो हमारा पहला प्रायोरिटी हमेशा ऐसे कॉइन्स की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो जहाँ मजबूती है, जहाँ आपको पता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और जहाँ ये पता है कि फिर रिकवरी भी सबसे पहले यही दिखाएंगे, क्योंकि जब बाजार रिकवर करेगा तो उसमें सबसे आगे ये चलेंगे। ठीक है। और एक चीज पुष्पन जी और कुछ? भी है इन कॉइन्स के साथ में, ये कॉइन ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कभी डीलिस्ट हो जाएंगे या फिर क्या है कि मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटली, जैसे इथेरियम की बात करें हम, तो इथेरियम कहीं नहीं जाने वाला, सोल कहीं नहीं जाने वाला, लिंक कहीं नहीं जाने वाला, डॉट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो यहाँ पर हम बाय तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 1 साल बाद, 2 साल बाद कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन ये कॉइन ऐसे हैं कि जिनके अंदर रिस्क बहुत कम है। ठीक है, इसमें रिस्क कम है, और तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का बाजार होता है तो उसके अंदर में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कॉइन्स के साथ में रहें, मजबूत, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और वाला तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। और उस पे पुष्पेंद्र जी कुछ एक सवाल जल्दी से ले लेता हूँ, और आदित्य नेहरा जी हैं हमारे साथ में, वो पूछ रहे हैं WRX कैसा दिखता है और क्या टारगेट्स दिख रहे हैं आपको? तो WRX अगर हम बात करें तो वज्रएक्स का नेटिव टोकन है, और पिछले काफी टाइम से आप देखो ऑल्ट सीजन के अंदर भी यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस इस कॉइन के अंदर बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिली।
कई सारी चीजें ऐसी हुई नवंबर मंथ के अंदर, जैसे आपने देखा होगा रेगुलेशन की बात चल रही थी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन की बात चल रही थी। और वैसे में क्या है कि इंडिया का कॉइन यहाँ पर कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि उससे इम्पैक्ट भी हुआ। और जब अगर कोई इंडिया के अंदर कल को रेगुलेशन वाली चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले यही कॉइन परफ़ॉर्म करेंगे। अभी यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज़्ड यहाँ पर एनएफटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूँ। और बाकी इसके अंदर अभी कोई ट्रेंड नहीं है। एक्यूमुलेशन ज़ोन के अंदर आप देख सकते हो, अगर इसको अंडर $1 अगर आपको बाय करना हो, तो लेकिन अभी इसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से ये 1.05 से लेके 1.1 पहुँच जाता है, 1.15, लेकिन अभी कोई बड़ा इसकी कोई न्यूज़ बड़ा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा चार्ट में अगर देखोगे तो पिछले लगभग काफ़ी लंबे टाइम से इसी यहीं पर ये मूवमेंट कर रहा है। मैक्स 1.5 तक चला गया है एक बार, और वो भी क्या कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो कोई बड़ा हम्म। मूवमेंट इस कॉइन के अंदर अभी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ है अभी। तो थोड़ा-सा इस कॉइन के अंदर आप वेट करिए, अगर आपने इसको बाय किया हुआ है। और ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब क्रिप्टो का बाजार कहाँ से कहाँ पहुंचा है, बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंचा है। बाकी सारे कॉइन्स ने कई एक्स का रिटर्न दे दिया उस पीरियड के अंदर में, जहां मई 2021 से और आज तक ये उसी एक फ्लैट एक उसी ट्रेजेक्टरी में काम कर रहा है। तो कहीं कहीं पता चलता है, इससे स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो आदित्य जी, आपको ये भी इस तरीके से चार्ट्स को देखना चाहिए साथ ही साथ, और साथ ही साथ फंडामेंटल्स को भी देखिए। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई मारा है, अभी जो ये रिसेंट एक रैली थी, और यहाँ पर जो वज्रएक्स का ऑल टाइम हाई है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा हो 4-5 के आसपास था आई थिंक। तो ये बल्कि क्या है कि $1 के आसपास ही रहा, 1.4, 1.3, 1.5, एक बार ज़रूर $2 के आसपास तक गया, लेकिन वो कुछ आवर्स के लिए ही था। तो कोई बड़ी रैली यहाँ पर हमें अभी डब्ल्यूआरएक्स के अंदर नहीं देखने वाली को मिली, और ना ही कोई अभी यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्केट से उल्टा है। मतलब अगर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मर जिसको कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, ये वो है कि मार्केट जब आउट परफॉर्म कर रहा था तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो इसलिए बिल्कुल। इसमें कुछ बहुत दम जैसी कुछ चीज नहीं दिखती है। ठीक है, एक आध कुछ सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। और एक ये सवाल है सर, क्या शिबा इनू पे, शिबा इनू ऊपर जा सकता है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली शिबा इनू की, हाँ, अभी हम अगर बात करें तो अंडर मीम टोकन की कैटेगरी में वैसे ये कॉइन आता है, लेकिन उनका यहाँ पर दावा है कि अब यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर चुके हैं, बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, कई जगह इसका रियल यूज़ हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं अब मीम टोकन की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन अगर इसका ओवरऑल हम प्राइस की बात करें, तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसकी हाइप यहाँ पर क्रिएट हुई थी। और आज के टाइम में जब फंडामेंटल कॉइन ही डाउन है बड़े लेवल के ऊपर, तो मीम कॉइन्स का तो यहाँ पर हम बहुत बड़ा यहाँ पर अभी ट्रेंड नहीं देख सकते। जैसे अभी इलोन मस्क का यहाँ पर ट्वीट आया था कुछ दिन पहले डॉज कॉइन के बारे में, और डॉज कॉइन ने क्या कि एक अच्छा खासा पंप लिया, लगभग 28%, 30% तक का एक बड़ा पंप देखने को मिला। लेकिन वो पंप क्या है कि सर्टेन नहीं, वहाँ पर क्या है कि सस्टेन नहीं कर पाया। वो लगभग 2 दिन बाद, 1-3 दिन बाद उसी प्राइस के ऊपर आ गया जहाँ पर पहले था। क्योंकि मार्केट अभी इस का जो मोमेंट है अभी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि बुलिश मोमेंट नहीं है। तो जो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर हैं, वो सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर। और अगर आज के टाइम में कोई न्यूज़ अच्छी भी आती है, तो भी उसका क्या है कि थोड़ी बहुत देर इम्पैक्ट रहता है, कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहता। और सिवाय इन्हू यहाँ पर एक्युमुलेशन ज़ोन के अंदर ही है, 0 यहाँ पर आप देखो 2887 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि मीम टोकन के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वही इन्वेस्ट करो कि जो यहाँ पर आप, जिसके अंदर क्या है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मीम टोकन टोटली हाइप के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर चार्ट और एनालिसिस ज़्यादा काम नहीं करता है। कब कौन सी न्यूज़ आ जाए, कब कौन सी पार्टनरशिप आ जाए, कब कौन इलोन मस्क का ट्वीट आ जाए, तो ये उन सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब अगर हम नेगेटिव आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर रहे हैं, और अचानक से इलोन मस्क का ट्वीट आ जाता है, तो वो क्या है कि हमें लिक्विडेट कर ही देगा। क्योंकि वो ट्वीट की एक हाइप होती है, और ट्वीट के ऊपर 20-30% का पंप देखने को मिल जाता है। ठीक है। और ये वो वाला है जैसे हम शेयर बाजार में भी कहते हैं कि बहुत से ऑपरेटर ड्रिवन जैसे स्टॉक्स होते हैं, जहां पे कुछ लोग उसको काम कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, घटा रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं उसी तरीके की चीज हो गई है जो ट्वीट पे चल रहा होता है। तो इससे शायद, और खासकर इस तरीके के बाजार में जिसमें कि ट्रेंड वापस से बुलिश नहीं है, तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। और इसमें फंडामेंटल स्टॉक्स, फंडामेंटल कॉइन्स पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये बाकियों के लिए तो समझ ही सकते हैं कि क्या मुश्किल है। सर, एक हार्मनी करके है वन के नाम से, एक अच्छी तेजी दिखाई थी पिछले कुछ दिनों के अंदर में। और शाहरुख खान जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि हमेशा बुलिश ही रहता है, ऐसा क्यों है, और आगे कितना बुलिश दिखता है?
सो बेसिकली ये काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और इनके बीच में अनाउंसमेंट भी आए थे पार्टनरशिप वगैरह के। और इस कॉइन ने जो ऑल्ट रैली थी वहाँ पर तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ पर कहीं न कहीं ये एक अच्छी खासी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कॉइन चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है जैसे यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट सीज़न ये मतलब जो यहाँ पर अभी जिस तरह की मार्केट है, ये थोड़ी मार्केट यहाँ पर एंड हो और ये बुलिश सिनेरियो हो, तो हो सकता है कोई बड़ी पार्टनरशिप का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो। अभी कुछ वीसीज़ के साथ में इनका कुछ चल रहा है, जहाँ तक मेरे पास मैं इनका ट्विटर वगैरह देख पा रहा हूँ, काफ़ी एक्टिव हैं। इनफैक्ट क्या है कि ऐसी मार्केट के अंदर भी इस कॉइन के अंदर ज़्यादा डंप देखने को हमें नहीं मिला है रिसेंट के अंदर। हम्म, ठीक है। और फंडामेंटल्स और स्ट्रांग होते चल रहे हैं, काफी सारी स्कीम्स, काफी सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं, काफी फंड्स इन्होंने एलोकेट किए हैं स्टार्टअप्स के लिए, और उस तरीके की चीजें हो रही, तो वो उसके चलते कहीं दिखता है कि हाँ इसमें कुछ स्ट्रेंथ है। और सर एक अगला सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं आज का, दक्षेश जी का है कार्डानो पे क्या उम्मीद है सर, क्या व्यू है? बेसिकली कार्डानो पहले भी यहाँ पर क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड और इन सब के ऊपर काम कर रहे थे। इनकी टीम ने यहाँ पर आई थिंक अगस्त के अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर किया था। लेकिन उस टाइम क्या है कि उसके बाद से यहाँ पर अनाउंसमेंट के बाद से लगभग $3 के आसपास तक प्राइस गया। उसके बाद में ये कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर चल रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी खासी यहाँ पर लगभग रैली दिखाई दी है। 1.2 से 1.6 के आसपास तक, ये लगभग 1.61 के आसपास तक आज मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर एक इसने प्राइस दिखाया। और अभी 1.56 के आसपास चल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का आपका प्लान है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर मानना है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रांज़ैक्शन फी है वो भी काफ़ी कम है। और कहीं न कहीं ये टॉप 10 वाले कॉइन हैं। ये इथेरियम के बाद में अगर हम देखें तो बीएनबी, एडीए, सोल, ये सब कॉइन ही यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये कॉइन यहाँ पर मार्केट के अंदर है। और थोड़ा-सा ये कॉइन स्लो परफ़ॉर्म करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपका 2 ईयर, 3 ईयर का प्लान है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। अदरवाइज स्लो परफॉर्म करता है, वो अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में वो अच्छी तेजी दी है, लेकिन ये हमेशा उस तरीके से नहीं चलता है, तो वो ध्यान रखिएगा। और चलिए एक आखिरी सवाल फिर ले लेते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि ये बहुत लोगों के काम का होगा। और ये फिलिप जी पूछ रहे हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 महीने के लिए, कौन सा कॉइन लेना चाहिए? देखो, 1 महीने के अंदर हो सकता है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट 36 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया 1 महीने बाद। तो 1 महीने के हिसाब से आप डिसीजन मत लो। यहाँ पर आप ये देखो कि मुझे इतने परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। क्योंकि ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर ऐसा भी वॉलेटाइल मोमेंट आता है कि आपने आज 1 लाख रुपए डाले, हो सकता है वो नेक्स्ट डे ही आपके 80,000 यहाँ पर हो जाए। बट फिर भी मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर आपने 1 लाख है, तो आप उसको क्या है कि डिवाइड करो या उसको डाइवर्सिफाई करो मल्टीपल पार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पर डाइवर्ट कर लिया 50 लाख, आप ऐसे कॉइन 50,000 आप ऐसे कॉइन के अंदर डाइवर्ट करो, जो क्या है कि यहाँ पर वेब 3 वाले कॉइन्स हैं या मेटावर्स वाले कॉइन्स हैं। 30% आप ऐसे कॉइन्स के अंदर यहाँ पर डाइवर्ट करो विद द हेल्प ऑफ डीसीए स्ट्रेटजी। करंट प्राइस को प्रोवाइड नहीं करना है। जैसे अभी एडीए 1.56 यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ट्राई करो 1.656 के ऊपर एक ऑर्डर लगा दिया, एक 1.5 के ऊपर लगा दिया, एक 1.4 के ऊपर लगा दिया। ऐसे में क्या है कि मार्केट थोड़ा-सा प्लस माइनस भी होती है, तो आपके नीचे वाले बाय ऑर्डर यहाँ पर हिट हो जाएँगे। तो यहाँ पर 50,000 आपने वेब3, मेटावर्स और इन सब के ऊपर लगाए। 30,000 आप यहाँ पर ट्राई करो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, जो मतलब आप कह सकते हो कि चाहे वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता किस कैटेगरी की है, क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर परफ़ॉर्म करेगा, तो उनके साथ-साथ में बिटकॉइन के साथ-साथ में वो कॉइन भी परफ़ॉर्म करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इथेरियम देख सकते हो। तो ऐसे कॉइन यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छे कॉइन है और इनको यहाँ पर आज वेब3 का ट्रेंड है, हो सकता है कल को और कोई ट्रेंड हो, तो उस ट्रेंड से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। 20,000 आप यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर रखो अपने यहाँ पर डीसीए करने के लिए। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको लगता है कि आज आपने कोई कॉइन $6 का बाय किया, वो हो सकता है कि नेक्स्ट डे $6 से $7 ना जाके यहाँ पर $5 के ऊपर आ जाए। तो आप वहाँ पर क्या है कि एवरेजिंग आउट कर सकते हो छोटे-छोटे अमाउंट से, और वो एवरेजिंग आपकी बहुत ज़्यादा आपके जो पोर्टफोलियो है उसको प्रॉफिटेबल बनाएगी। ठीक है, तो ये की है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि आप इस समय, और कम से कम क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में एकदम सीधा-सीधा भागता हुआ बाजार नहीं है इस समय, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने यहाँ खरीदा और 1 महीने बाद आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। और कुछ नहीं करना है, तो जिन लोगों ने पिछले 3-4 महीने के अंदर में पैसे लगाए हैं, उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए और उनके पोर्टफोलियोज देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। क्रिप्टो एकदम ओवरनाइट रिच बनाने की जैसी कोई चीज नहीं है, और उस
उस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। उसको समझिए कि हाँ, चीजों को आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे, समय देना होगा। 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए डाले और आप सोचें कि ये बढ़ जाएंगे, 1,10,000 हो जाएंगे या 2 लाख हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, हुए भी हैं, 10 लाख भी हुए हैं, 1 लाख के 10 लाख पिछले लोगों के कई बार। लेकिन ये कोई भी ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है या ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा। अब चीजें सेटल डाउन हो रही हैं और कहीं ना कहीं अब वो फंडामेंटल्स पे चलेंगी और चलना शुरू कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब समझ के, संभल करके और समय देना होगा। तो अगर आप ये सोच करके ला रहे हैं कि 1 लाख रुपए आप डालेंगे और 1 महीने में आप बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि वो आधा रह जाए, 80 भी ना हो और 70 भी हो जाए और 60 भी हो जाए। लेकिन अगर आप समय देंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी चीजों को समझेंगे, तो और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, एक काम करते हैं, एक आपके साथ में एक स्पेशल सेगमेंट इसके बाद बनाते हैं, किसी आपसे समय लेकर के, जिसमें एक पोर्टफोलियो पे ही बात कर लेते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा बन सकता है और क्या ये अच्छा समय, क्योंकि मुझे एक लगता है पर्सनली कि शायद ये अच्छा समय है पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू कर देने का। कम से कम अगर पूरा पूरा एक दिन में नहीं भी डिप्लॉय करना है, वही जो आप अभी कह रहे थे, तो कम से कम हमें लेवल्स पता हो और कॉइन्स पता हो, कौन से कॉइन्स हम ऐड करें और उनको किन किन लेवल्स पे ऐड करें, और उसका एक डिवीजन क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं वेब3 में, कितना, और अभी जो आप बता रहे थे वो, उसको एक बहुत डिटेल में अगर हम करें तो एक अच्छा नहीं रहेगा सेगमेंट? बिल्कुल, आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि हम या तो पर्टिकुलर पूरा अमाउंट एक कॉइन के अंदर डाल दे रहे हैं, या पर्टिकुलर हमें कोई दिख रहा है कि यहाँ पर एक हाइप बनती हुई दिख रही है सेबा इनू की, डॉज कॉइन की, तो हम उसके अंदर पूरा पोर्टफोलियो डाल देते हैं। और उसमें क्या होता है कि पूरे ईयर के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे WRX का देखा हमने, पूरा यहाँ पर 6 मंथ के अंदर उसने बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कई कॉइन यहाँ पर 10x 20x 50x इवन 100x तक हुए। तो हमेशा क्या है कि पोर्टफोलियो को अगर डिवाइड करके करोगे तो हो सकता है कि ये कॉइन आपका नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा कॉइन आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्विटर स्पेस के ऊपर इसके बारे में जनरली बात करते हैं, तो वहां पर 1000 2000 हमने क्वेरी ली है अभी तक। पिछले लगभग 1 महीने से हम कंटिन्यू ट्विटर स्पेस कर रहे हैं, तो हमने सबसे ज्यादा यही देखा है कि जो लोग लॉस वाले होते हैं, या तो उनके साथ में ऐसा सिनेरियो होता है कि वो ऐसा टोकन पकड़ते हैं जो कॉइन मार्केट कैप तक नहीं होता, या वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है। तो इस ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो फंड होते हैं, जो आप कह सकते हो पोर्टफोलियो, वो काफी डाउन हो जाता है। बिना DCA स्ट्रेटजी के, बिना आप लाइक ए पोर्टफोलियो डिवाइड और रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं कितने भी अच्छे आप ट्रेडर सही, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्डअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो बेटिंग वाली जो मानसिकता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि आपने हाँ 1 लाख रुपए बिल्कुल। आपके पास है, उस 1 लाख रुपए को आपने एक कॉइन में डाला और आप चाहते हैं कि ये इतने दिनों के अंदर में 2 लाख रुपए हो जाए। इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा आपको। बिल्कुल पढ़ाई करनी होगी, आपको रिसर्च करनी होगी, और जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उसको मैं इसलिए भी वेरीफाई कर सकता हूँ या उस पर मैं मोहर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है, या मैं उस तरीके के पोर्टफोलियोज भी देखे हैं पिछले कुछ समय के ही अंदर में, इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर भले ही उन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया है, ओवरऑल पोर्टफोलियो भले ही उनका -30% -40% दिख रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारे कॉइन्स में से उन्होंने कई गुना पैसा निकाला है। वो अच्छा बड़ा परसेंटेज उन्होंने प्रॉफिट पे बुक किया है इस बीच के अंदर में, और जब एवरेजिंग पे कैलकुलेट किया जाएगा आज से 6 महीने या साल भर बाद, तो वो एक बड़ा मुनाफा कमा चुके होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनका पोर्टफोलियो लाल निशान में दिख रहा है, उन्होंने नेट पे और एवरेजिंग करके बहुत सारी चीजों, क्योंकि बांट करके, तो वो भले ही पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो और बहुत सारे कॉइन्स जो है वो 50% माइनस में दिखा रहे हैं, लेकिन किसी दिन, किसी हफ्ते, किसी महीने कोई एक कॉइन, कोई 2 कॉइन, कोई 4 कॉइन आपको एक बड़ा मुनाफा दे रहे हैं। और उस तरीके से जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये फायदा होता है, और वो चीजें हो रही हैं। ठीक है ना पुष्पन जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। हाँ, और बेटिंग की मानसिकता से बाहर निकलिए। ओवरनाइट हाँ गेटिंग रिच वाली जो वो है कि क्रिप्टो के साथ में एक जुड़ गई है एक चीज, और क्योंकि यंगस्टर्स आते हैं और उन्हें इस तरीके की चीजों का पता नहीं है कि पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, तो वो बस मानते हैं कि बस एक कॉइन खरीदो और ये भाग गया। और वो उसी तरीके की कहानियां सुन के आते हैं, उनके कोई किसी दोस्त ने और किसी कजिन ने और किसी ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले बिटकॉइन इतने पैसे में खरीदा था, 10,000 रुपए डाले थे, अब वो उसके इतने इतने लाख हो गए, उसने कुछ खरीदा था। उससे बाहर निकलना होगा। ये पूरी एक इंडस्ट्री है, एक चीज है जिसकी पढ़ाई, रिसर्च बहुत बहुत गहराई में जाने की मतलब जरूरी नहीं है, शुरुआत से ही अपना मत सोचिए और बहुत लंबी पढ़ाई करने के बाद में करने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखते चलिए। ट्विटर स्पेसेस में जिस तरीके से पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो करते हैं, वो कनेक्ट हुई है, मैंने सुना है उसमें, और उसमें कितना
अच्छे तरीके से सवालों को लिया जाता है, जवाब दिए जाते हैं। हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे सवाल हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन उतने नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी समय सीमा होती है, लेकिन ठीक है, वो उसके अंदर में शायद और अच्छे तरीके से हो पाता है, तो उसमें जुड़िए और पुष्पेन जी के साथ में जुड़े रहिए, उनको फॉलो करिए ट्विटर पे, और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और अच्छे कॉइन्स भी पता चलेंगे कि इस तरीके से उसमें काम किया जाए। तो बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और हमें इस तरीके की पूरी एक जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से क्रिप्टो के बाजार में मुनाफा कमाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पुष्पेन सिंह जी, जो बता रहे थे कि क्रिप्टो के बाजार में कहाँ है संभावनाएं, किस तरीके से काम किया जाए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें, और एक नया सेगमेंट जो कि अभी उनका जिस पे फोकस है और जहाँ पे वो समझते हैं कि एक अच्छा मौका है मुनाफा कमाने का, वो है वेब3। क्या होता है वेब3 और किस तरीके से एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाए, उनके पास फिर चलेंगे, जल्दी उनसे फिर समय लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, जैसे आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि 1 लाख रुपए कहाँ डालें, 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ डालें, सही सवाल है, और वो जवाब उनसे लेंगे। एक इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और उसको लेकर के आएंगे आपके साथ में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज के शो में हमारे साथ में जुड़ना, हम डेली सुबह 10 बजे ये शो करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। 10 बजे से हम चलते हैं मार्केट लाइव पे, यानी शेयर बाजार के सफर पे। 11:30 बजे तक हम शेयर बाजार पे बात करते हैं, उनसे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं जो शेयर बाजार में काम करते हैं, वो राय देते हैं कि शेयर बाजार में कहाँ है मौका मुनाफा कमाने का और किस तरीके से क्या रणनीति अपनाई जाए। और 11:30 बजे रोज सुबह हम क्रिप्टो के सफर पे चलते हैं, क्रिप्टो लाइव के माध्यम से, और वहां समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो बाजार में कैसे काम किया जाए और कैसे पैसे कमाए जाए। आज क्रिप्टो के सफर को यहीं देते हैं विराम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मार्केट लाइव और 11:30 बजे क्रिप्टो लाइव के साथ। देखते रहिए फाउंडर इंडिया और बने रहिए हमारे साथ में, और मुनाफा कमाते रहिए, पूंजी को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।